हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों के पास भी सेक्शन 148A का नोटिस आया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 148A का नोटिस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये कोई डिमांड नोटिस नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन इस नोटिस का रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है, ये मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। देखिए, इसका रिप्लाई इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसका रिप्लाई ठीक बना दिया, आपने परफेक्टली सामने वाले ऑफिसर को सेटिस्फाइड कर दिया, तो आपके ऊपर 147 की असेसमेंट जारी नहीं की जाएगी। बट अगर आपने इसका रिप्लाई प्रॉपर नहीं दिया, यानी वीक रिप्लाई दिया, तो आप लोगों के ऊपर सेक्शन 147 की असेसमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। यानी एक तरीके से आपसे रीजन पूछा जाता है। डिपार्टमेंट आपसे क्या पूछता है कि क्यों ना मैं आपके ऊपर असेसमेंट स्टार्ट कर दूं, मैं आपके ऊपर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट स्टार्ट करना चाहता हूं। आपने कोई ना कोई इनकम हाइड की है डिपार्टमेंट से, तो ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट आपके ऊपर स्टार्ट क्यों ना की जाए, इसका रीजन आपके पास कहाँ पूछा जाता है, सेक्शन 148A में। एक तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है, आपका सुनवाई दी जाती है आपको, कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप इस चीज का रिप्लाई करें। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं आया तो हम 147 की असेसमेंट आपके ऊपर जारी करेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? जी मैम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि सेक्शन 148A का नोटिस आता क्यों है, क्या रीजंस होते हैं, ताकि कल को हम इसका रिप्लाई बिल्कुल बेस्ट तरीके से कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी किन रीजंस की वजह से आपके पास 148 आएगा। यहाँ पे दो कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। एक तो असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो जो इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे वो प्रूव कर सकता हो कि आपने इनकम एस्केप की है, और उस इनकम के ऊपर आपने जो टैक्स बनता था टैक्स पे नहीं किया है। अब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं कि आपने अपनी इनकम डिस्क्लोज ना की हो, कोई भी आपकी इनकम थी वो आपने फर्दर डिस्क्लोज नहीं की डिपार्टमेंट को, या फिर आपने इनकम कम रिपोर्ट की हो, आपकी इनकम तो थी 10 लाख की लेकिन आपने रिपोर्टिंग की सिर्फ और सिर्फ 4 लाख की। क्लियर? सप्रेशन ऑफ टर्नओवर, यानी टर्नओवर कम शो की हो, टर्नओवर ज्यादा की थी लेकिन आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कम की शो की। नॉन रिपोर्टिंग ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन आपने रिपोर्ट नहीं किया डिपार्टमेंट को, आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की थी, प्रॉपर्टी सेल करने के ऊपर आपको कैपिटल गेन हुआ, वो कैपिटल गेन आपने डिपार्टमेंट को नहीं दिखाया अपनी आईटीआर में। अगर आपने कोई भी रॉन्ग डिडक्शंस क्लेम कर ली, जैसे अगर आपने डोनेशन की कोई रॉन्ग डिडक्शन क्लेम की, या एचआरए की कोई रॉन्ग डिडक्शन क्लेम की, कोई भी आपने रॉन्ग डिडक्शन क्लेम की है, तो वो आपको यहाँ पे नोटिस भेज सकता है डिपार्टमेंट। कोई एग्जाम्पशंस आपने गलत क्लेम कर ली, आपने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो डिस्क्लोज नहीं की, या फिर कोई फ्रेश इंफॉर्मेशन असेसमेंट के दौरान उसको मिल जाती है डिपार्टमेंट को, तो वो आपको ये नोटिस जारी कर सकता है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। प्रैक्टिकल सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं तो कौन से ऐसे प्रैक्टिकल सिचुएशंस है जब आपके पास 148A आ सकता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कैश बैंक अकाउंट के अंदर जमा करवा दिया, बैंक अकाउंट में आप लोगों ने 35 लाख रुपए जमा करवाए और इनकम डिस्क्लोज की सिर्फ 4.5 लाख रुपए, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में आ गया। आपके पास बाकी का पैसा कहाँ से आया, बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। तो इस चीज के रिगार्डिंग आपको 148A का नोटिस आ सकता है कि आप अपना सोर्सेज ऑफ कैश बताएं, आप अपना नेचर ऑफ डिपॉजिट बताएं, या अदर सपोर्टिंग एविडेंस दीजिए, ताकि आप इसका रिप्लाई प्रॉपरली कर सकें। डिपार्टमेंट आपसे ये सब डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की 90 लाख की, लेकिन आईटीआर में आपकी इनकम कितनी है, 7 लाख रुपीज। देखिए, प्रॉपर्टी ज्यादा पैसों की परचेज की, इनकम आपने बहुत कम डिस्क्लोज की, तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्वेश्चन कर सकता है कि इन्वेस्टमेंट आपके पास कहाँ से आई, पैसा आपके पास कहाँ से आया। तो ये सब चीजों के ऊपर आपका जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है वो स्टार्ट किया जा सकता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी नोट रिपोर्टेड, आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर दी, आपके एआईएस में एसएफटी ट्रांजैक्शंस के अंदर उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, टीडीएस रिटर्न सामने वाले पर्सन ने फाइल किया, आपका टीडीएस डिडक्ट किया, आपने प्रॉपर्टी सेल की थी तो आपका टीडीएस भी उसने जमा करवाया, रजिस्ट्रार ने आपका जो वैल्यू थी प्रॉपर्टी सेल की वो आगे डिस्क्लोज की डिपार्टमेंट को, लेकिन आपने उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करके आईटीआर फाइल नहीं की, यानी आईटीआर में आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि आपने प्रॉपर्टी सेल की है, बट डिपार्टमेंट के पास इसका डिस्क्लोजर था, तो वहां पे आपको 148A इशू किया जा सकता है। अनरिपोर्टेड कैपिटल गेन्स हैं अगर,
शेयर और सिक्योरिटीज के ऊपर आपके पास कैपिटल गेन आ रहे थे, आपने लिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर, म्यूचुअल फंड या फिर बॉन्ड्स कुछ भी इसमें से सेल किया और आपके पास कैपिटल गेन आ रहा है शेयर और सिक्योरिटीज पे, तो भी ध्यान रखिएगा 148A आपके पास आ सकता है नोटिस। पैनी स्टॉक केसेस है, अगर आपने कैपिटल गेन जो है वो कुछ सस्पिशियस शेयर ट्रांजैक्शन करके अपना छुपा लिया तो भी आपके पास 148A का नोटिस इशू हो सकता है। बोगस परचेज किया आपने, बोगस डोनेशन आपने कोई क्लेम कर ली, अब अगर बोगस डोनेशन क्लेम किया तो ऑब्वियसली आपसे जेन्युइन डोनेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आइडेंटिटी मांगेगा, इंस्टीट्यूशन की सोर्स ऑफ पेमेंट आप लोगों से मांगेगा। जीएसटी इनकम टैक्स मिसमैच का मतलब क्या है कि आपने जो जीएसटी के अंदर डाटा था, जीएसटी में टर्नओवर अलग थी, आपने इनकम टैक्स में टर्नओवर अलग शो कर दी। जीएसटी में आपकी टर्नओवर थी 4 करोड़ रुपए, आईटीआर में आपने टर्नओवर शो की 2.8 करोड़। तो ये जो डिफरेंस आपके पास आया, इसकी वजह से भी आपके पास 148A लागू किया जा सकता है। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास आपने कई ऐसी शेयर्स लिए हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं, फिक्स डिपॉजिट है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, बॉन्ड्स है, ऐसी कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने शो नहीं किया हुआ, आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं इनको नहीं दिखाया हुआ, तो भी आपके पास नोटिस आ सकता है। कोई फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन बैंक अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन रेंटल इनकम है, फॉरेन डिविडेंड्स है, तो आप लोगों के पास नोटिस आ सकता है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स की अगर मैं बात करूं, लग्जरी, आप लोगों ने कुछ भी लग्जरी आइटम्स परचेज की, हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की, सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजेक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है आपकी, तो यहाँ पे आपको नोटिस इशू किया जा सकता है। कोई बोगस लोन है, बोगस शेयर कैपिटल, गिफ्ट, लेयरिंग ट्रांजेक्शन, एंट्री ऑपरेटर्स, इनमें से कोई भी आपने इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके पास है या इस तरीके का कोई भी आपने बोगस लोन दिखाया हुआ है, बोगस कोई भी ट्रांजैक्शन आपने की हुई है, तो इसमें आपको 148A इशू किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस मैंने आप लोगों को बताए जिसके बेस पे 148A इशू हो सकता है। अब बात करते हैं कि डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। देखिए, आपके एआईएस में जितनी भी प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, फॉरेन रेमिटेंस, कैश डिपॉजिट, इंटरेस्ट, इनकी सभी की रिपोर्टिंग होती है। 26AS में आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, टैक्स पेमेंट, टीडीएस, टीसीएस की रिपोर्टिंग होती है। एसएफटी में, एसएफटी भी आपका एआईएस के अंदर पार्ट होता है, तो इसीलिए आपको कहा जाता है ना कि अपना एआईएस और टीआईएस और 26AS को ध्यान से देखें जब भी अपनी आईटीआर फाइल करें। अगर आप इन ट्रांजैक्शंस को नहीं लेते जो आपकी एआईएस, टीआईएस और 26AS में रिपोर्टिंग हो रही है, तो आप लोग कहीं ना कहीं लैक कर जाओगे और डिपार्टमेंट को चांस मिल जाएगा आपको नोटिस इशू करने का। जीएसटी नेटवर्क, यानी जीएसटी में जो ट्रांजैक्शंस है वही सेम ट्रांजैक्शंस आप लोगों की इनकम टैक्स में होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो नोटिस आने के चांसेस आप लोगों के पास 100% रहते हैं। तो अपना जो भी जीएसटी की रिटर्न है, इनकम टैक्स की रिटर्न है, वो किसी प्रोफेशनल से ही भरवाया कीजिए। अगर आप किसी अनप्रोफेशनल से या खुद से काम कर रहे हैं बट आपको उस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं कल को बड़े घेरे में फंसने के चांस हो जाते हैं। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन विंग के पास इंफॉर्मेशन लग रही है, एंट्री ऑपरेटर्स, हवाला डीलर्स, बोगस ट्रांजैक्शंस या फिर सर्च फाइंडिंग्स की, तो भी आपको नोटिस इशू किया जाता है। कोई भी सर्च और सर्वे हुआ है 132 या 133A का, वहां से कोई इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को हाथ में लगी तो वहां से आप लोगों को नोटिस किया जा सकता है। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई भी एआई ने अगर कोई डाटा ऐसा दिया, एआई रिस्क बेस्ड एनालिसिस, जैसे कि आपका प्रॉफिट इस साल तो था 4%, आपकी सेल जो थी, फॉर एग्जाम्पल आपने सेल की 1 CR की और प्रॉफिट दिखा रहे हो 4% का, क्लियर। अगले साल सेल तो हुई जस्ट 40 lakhs की और प्रॉफिट आपने दिखा दिया 10% का, तो एकदम से इतने, जब आपकी टर्नओवर तो जा रही है कम, प्रॉफिट का रेशो जा रहा है बहुत ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एआई बेस रिस्क जो है वो खड़ा हो जाता है कि आपने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे दिखाया जबकि सेल आपकी डाउनवर्ड जा रही है। ऑटोमेटेड वो सारी रेशोज को क्या करता है, मैच कर लेता है। पर्पस क्या होता है इसको नोटिस को इशू करने का, मैंने अभी बताया, ये टैक्स डिमांड नहीं है। इसमें असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है, आपसे पूछता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, क्या इनकम जो है एक्चुअल में आपने एस्केप की है, क्या ट्रांजैक्शंस जो है उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट जो है वो जस्टिफाइड है। ये सब क्वेश्चंस आपसे कौन पूछेगा, ये सब क्वेश्चंस आपसे डिपार्टमेंट पूछेगा।
इन क्वेश्चंस का अगर आपने अच्छे से जवाब दे दिया, अच्छे से आपने इसका नोटिस का रिप्लाई बना करके दे दिया, तो ध्यान रखिएगा आप 147 से बच जाएंगे, यानी असेसमेंट आपके ऊपर स्टार्ट नहीं की जाएगी। ये इस नोटिस के रिप्लाई पे डिपेंड करता है। गाइज अगर आप हमसे भी प्रोफेशनल रिप्लाई बनवाना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन रेट्स पे परफेक्ट रिप्लाई बना करके देंगे आपके केस के लिए। व्हाट शुड द असेसी डू आफ्टर रिसीविंग नोटिस अंडर सेक्शन 148A? 148A का नोटिस आने के बाद असेसी को करना क्या चाहिए, मैं वैसे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहां पे मैं बताऊंगी कि 148A का रिप्लाई आप लोगों को कैसे करना है। अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और डालने के बाद मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक भी दे दूंगी आपको। देखिए सबसे पहले तो केयरफुली एग्जामिन करो कि क्या एलिगेशंस आप लोगों के ऊपर लगे हैं, उन ट्रांजैक्शंस को देखो, किन ट्रांजैक्शंस के बारे में बात हो रही है, उससे सपोर्टिंग एविडेंसेस कलेक्ट करो, अपनी रिकंसिलेशंस बनाओ, कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई दो अपना, और फाइनल रिप्लाई को प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर ही आपको वहां पे सबमिट कर देना है। बट अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, देखिए अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ये आपके नेगेटिव हो जाएगा पॉइंट। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो 148 का नोटिस आपके ऊपर जो है वो इशू कर दिया जाएगा और कमेंसमेंट कर दी जाएंगी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर। तो ऐसा कभी नहीं करना कि आप 148A का जवाब ना दें, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, तो टाइमली इसका जवाब आप दे दीजिएगा। प्रोफेशनल के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपने सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जुडिशियल जो आपके पास डिसीजन है आपके असेसी के फेवर में वो भी लगाइए, लीगल सबमिशंस भी दीजिए, और एक्ट के साथ बात कीजिए, सेक्शन के साथ बात कीजिए, ताकि आप प्रॉपरली अपने क्लाइंट का जो केस है वहां पे रिप्रेजेंट कर सके। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूंगी 148A का रिप्लाई आपको कैसे करना है। हमसे बनवाना चाहे हमसे आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमसे भी आप ये रिप्लाई बनवा सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको अगर 148A का नोटिस रिसीव हुआ है तो किस कारण रिसीव हुआ है। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देंगे कि आपको इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट करने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।